हेलो स्टूडेंट्स, ये एमए फाइनल हिस्ट्री की क्लास है। आई एम नीलम शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। हमारा पेपर है प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, 200 ईसा पूर्व से 750 ईस्वी, 200 BC टू 750 AD। एंड आज हम इसके सिलेबस की चर्चा करेंगे और इस सिलेबस को समझने के लिए जो हमारा पहला टॉपिक है वो भी यही है, अ सर्वे ऑफ द सोर्सेज फॉर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 200 BC टू 750 AD। तो उसके बाद हम इस काल विशेष में प्राचीन भारत के इतिहास को जानने संबंधी किन स्रोतों की आवश्यकता थी या किन स्रोतों की आवश्यकता है और उन स्रोत सामग्री के आधार पर किस प्रकार से इस कालखंड के इतिहास का निर्माण किया जाता है, उस स्रोत सामग्री की क्या विशेषताएं हैं और उसमें क्या क्या खामियां हैं, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं, जिसमें कि जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये 3 सेक्शंस में डिवाइड है। जो प्रथम सेक्शन है उसका फर्स्ट टॉपिक वही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि 200 ईसा पूर्व से 750 ईस्वी के बीच में प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण संबंधी स्रोतों की एक रूपरेखा प्रस्तुत करनी है। और एक्चुअली ये उस स्रोत सामग्री की रूपरेखा या विश्लेषण होगा जिसके आधार पर हम 200 ईसा पूर्व से 750 ईस्वी के बीच के इतिहास को जान समझ सकते हैं, तथ्यात्मक रूप से परख सकते हैं और उसके निर्माण कर सकते हैं। एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते या एक इतिहास पर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, स्रोत सामग्री की भूमिका उसके लिए बहुत आवश्यक है। वो उसकी महत्व को भी समझता है। तो जब हम इस पेपर को जब इसकी शुरुआत करेंगे, इसे जानना समझना चाहेंगे, तो हमें इन स्रोतों के विषय में डिटेल से जानना समझना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी टॉपिक को जब हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके इतिहास को परखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार से एक तथ्यात्मक इतिहास है, किन स्रोतों के संदर्भ में हमारे इतिहास के उस भाग का निर्माण किया गया है या इतिहास का वो भाग हमारे सामने है। सेकंड जो टॉपिक है, चूँकि ये 200 ईसा पूर्व से स्टार्ट है, तो इसका जो राजनीतिक या आर्थिक सामाजिक इतिहास का प्रारंभ इसी टॉपिक से होता है। और ये टॉपिक है पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द शुंगास, शुंग वंश की राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास। इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से शुंग वंश अस्तित्व में आया, वो क्या परिस्थितियां और कारण थे जिन्होंने शुंगों के उदय की पृष्ठभूमि तैयार की, किस प्रकार से राजनीतिक रूप से शुंग वंश प्रभावी हुआ, किस क्षेत्र में शुंग वंश प्रभावी हुआ और भारतीय इतिहास पटल पर शुंग वंश ने किस प्रकार अपना प्रभाव छोड़ा, सांस्कृतिक सामाजिक रूप से शुंग वंश की क्या उपलब्धियां रही और उसने भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को किस प्रकार से प्रभावित किया। जो तृतीय बिंदु है इस सेक्शन का, वो है नेचर एंड इम्पैक्ट ऑफ द इंडो ग्रीक रूल। इंडो ग्रीक शासक भारतीय इतिहास में किस प्रकार से अपना वर्चस्व स्थापित कर पाए, या हम इंडो ग्रीक शासकों को किस प्रकार से जान समझ सकते हैं। इंडो ग्रीक शासक, क्योंकि ये है नेचर एंड इम्पैक्ट,
यानी इंडो ग्रीक शासन की प्रकृति और उसके प्रभावों का चर्चा हमें करनी है, क्योंकि नाम से ही विदित है इनको भारतीय, रोमन या इंडो ग्रीक अनेक नामों से पुकारा जाता है। और इससे स्पष्ट हो रहा है कि इसमें दो सांस्कृतिक पक्ष हैं, एक जो भारतीय संस्कृति है वो, और दूसरा एक रोमन संस्कृति का पक्ष भी है। तो ऐसे में भारतीय इतिहास में इसका क्या प्रभाव रहा और इसकी नेचर क्या थी, किस प्रकार की नेचर के साथ में भारतीय इतिहास पटल पर उभरा और अपने प्रभाव को छोड़ सका। तीसरा जो थर्ड जो आगे जो फोर्थ पॉइंट है वो है किंग खारवेल ऑफ कलिंग एंड हिज अचीवमेंट्स। कलिंग के शासक खारवेल की उपलब्धियों के विषय में हमें इस बिंदु में चर्चा करनी है। वो किंग खारवेल भारतीय इतिहास के एक महान शासक रहे हैं, लेकिन खारवेल के विषय में हम किन स्रोतों से जान सकते हैं, उनकी राजनीतिक उपलब्धियाँ कितनी व्यापक थीं, कितनी प्रभावी थीं, सांस्कृतिक रूप से क्या क्या उनकी उपलब्धियाँ रही। तो बेसिकली ये किंग खारवेल के विषय में जानकारी देगा बिंदु। इसके बाद है ओरिजिन एंड अर्ली हिस्ट्री ऑफ सातवाहन अप टू सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम तक सातवाहनों की उत्पत्ति और उनके आरंभिक इतिहास की चर्चा हमें इस विषय में करनी होगी। आई थिंक सातवाहनों के विषय में आप सभी ने जाना होगा। वो भारतीय इतिहास में अपना प्रभाव रखते थे, काफ़ी समय तक वो अपना दखल उन्होंने रखा। और उसके साथ ही नेक्स्ट जो बिंदु है रिवाइवल ऑफ सातवाहन पावर अंडर गौतमीपुत्र सातकर्णी एंड हिज अचीवमेंट्स भी, ये दोनों बिंदु एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जिसमें पहला जो पक्ष है वहाँ हमें आरंभिक सातवाहन शासकों की उपलब्धियों की चर्चा करनी है, उनका विश्लेषण ऐतिहासिक विश्लेषण करना है। और दूसरा जो पक्ष है उसमें कि एक लंबे समय के गैप के बाद में किस प्रकार से गौतमीपुत्र सातकर्णी के काल में सातवाहन शक्ति फिर से भारतीय इतिहास में प्रभावी हुई, इसे भी हमें तत्कालीन समय की स्रोत सामग्री के प्रकाश में देखना होगा। राइज ऑफ द कुषाणास, कनिष्क डेट पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट्स। कुषाणों का अभ्युदय जिसमें विशेषकर कनिष्क हैं, उनकी तिथि, उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के विषय में इसमें विश्लेषण करना है। हम सभी कुषाणों के नाम से परिचित हैं, तो किस प्रकार से कुषाण पावर या कुषाण भारत में आए और अपनी शक्ति को किस प्रकार से उन्होंने स्थापित किया। कनिष्क के काल में भारतीय संस्कृति का प्रसार और भारतीय संस्कृति का विकास किस प्रकार से हुआ, भारतीय संस्कृति के किन किन क्षेत्रों को उन्होंने प्रभावित किया, और कनिष्क की राजनीतिक उपलब्धियों और सांस्कृतिक उपलब्धियों के विषय में विश्लेषण करना होगा। अर्ली हिस्ट्री ऑफ द शकाज इन इंडिया में हमें शकों के आरंभिक इतिहास के विषय में विश्लेषण करना होगा। और उसके बाद वेस्टर्न क्षत्रप नहपान एंड रुद्रदामन प्रथम एंड देयर अचीवमेंट्स के विषय में विश्लेषण करना है कि नहपान और रुद्रदामन ने किस प्रकार से बेसिकली पश्चिम दक्षिण भारत के बहुत बड़े भूभाग में किस प्रकार से अपना प्रभाव और अपनी उपलब्धियों के निशान छोड़े हैं। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 200 BC to 300 AD विद स्पेशल रेफरेंस टू ट्रेड एंड कॉमर्स। एक्चुअली आर्थिक इतिहास का पक्ष है। इसमें 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य भारत की आर्थिक दशा के विषय में विशेष रूप से व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में हमें ऐतिहासिक जानकारी का विश्लेषण करना होगा। नेक्स्ट बिंदु है अ स्टडी ऑफ द सोशल रिलीजियस लाइफ एंड डेवलपमेंट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड एजुकेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 200 BC एंड टू 300 AD। तो ये
बेसिक रूप से सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास है, जहाँ हमें सामाजिक रिलीजियस लाइफ और उसके आर्ट्स और आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट, लिटरेचर और एजुकेशन जो थी वो 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य किस तरह से फ्लरिश हुई, किस तरीके से उसमें ग्रोथ हुई और उसकी कंडीशन क्या थी, इस सब का विश्लेषण करना होगा। सेक्शन सेकंड की जब हम बात करें तो राइज ऑफ द इम्पीरियल गुप्ता ओरिजिन एंड अर्ली हिस्ट्री। हम सभी जानते हैं साम्राज्यिक गुप्तों के विषय में, तो किस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई, उनका आरंभिक इतिहास क्या था। एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर अंडर समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य में किस प्रकार से गुप्ता एम्पायर का विस्तार हुआ और किस तरीके से उसने गुप्त साम्राज्य को एक ठोस आधार प्रदान किया। नेचर ऑफ गुप्ता स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस काल की हम बात कर रहे हैं वो 300 ईसा के बाद की शताब्दियों का काल है। तो इस काल में एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज हुए, क्योंकि इससे पहले जिन शासकों की हम बात कर रहे हैं वो एक विशिष्ट एडमिनिस्ट्रेशन की प्रणाली को लेकर चल रहे थे। तो गुप्ता पीरियड में राज्य और उसके प्रशासनिक संगठन में किस प्रकार से हमें कुछ उसको किस प्रकार से संगठित किया गया था, इसका हमें वर्णन करना होगा और उसको समझना होगा। हून इन्वेजन एंड इट्स इम्पैक्ट, भारतीय इतिहास में समय समय पर भी जैसे बहुत से शासकों का और बहुत से साम्राज्यों का नाम लिया है, तो उसी श्रृंखला में हूण भी थे जो कि बाहर से आए। तो किस प्रकार से हूण इन्वेजन हुआ और क्या उसका भारतीय इतिहास पर प्रभाव पड़ा। और जो इससे पहले का टॉपिक है गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट, गुप्त साम्राज्य का विस्तार, तो उस संदर्भ में भी हूण इन्वेजन और इसका इम्पैक्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो काल है, ये काल डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर है का काल है। ये जो हूण इन्वेजन का काल है ये गुप्त साम्राज्य के जो पतनोन्मुख समय था, उस पतनोन्मुख समय में किस प्रकार की चुनौतियां सामने आई उसके पक्ष को भी स्पष्ट करेगा। सर्वे ऑफ सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ड्यूरिंग द गुप्ता एज, तो सामाजिक और धार्मिक जो जीवन था गुप्ता पीरियड में, उसकी रूपरेखा में इसमें समझनी होगी। और गुप्ता पीरियड की इकोनॉमिक कंडीशन अगला टॉपिक इसकी चर्चा करता है, जिसमें लैंड ग्रांट्स, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट, कॉइनेज, करेंसी, ये सारा हमें डिस्कस करना होगा कि किस प्रकार से भू अनुदान दिए गए, कृषि की अवस्था क्या थी, किस प्रकार से क्राफ्ट्स और मौद्रिक जो प्रणाली थी वो वर्क कर रही थी। डेवलपमेंट्स इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला और स्थापत्य में किस प्रकार विकास हुआ। लिटरेचर एंड साइंस ड्यूरिंग द गुप्ता एज, गुप्ता एज में साहित्य और विज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ, ये सारी चर्चाएं हमें इसमें करनी होगी। यहाँ सेक्शन द्वितीय समाप्त होता है और सेक्शन तृतीय स्टार्ट होता है। सेक्शन तृतीय के साथ हम गुप्तोत्तर काल का डिस्कशन करेंगे, जिसमें सम्राट हर्षवर्धन, उनकी विजय, उनका प्रशासन, उनकी सांस्कृतिक अचीवमेंट्स और सामंतवाद का इमरजेंस या उदय कैसे हुआ। फायान और ह्वेनसांग ने भारत के विषय में अपने अकाउंट्स के माध्यम से क्या क्या जानकारी दी है और उसका विश्लेषण राजनीतिक और सांस्कृतिक अचीवमेंट पल्लव और चालुक्यों की 750 ईस्वी तक क्या क्या रहे और भारतीय इतिहास में हम उन्हें कहाँ रेखांकित कर सकते हैं, सभी बिंदुओं की चर्चा हम तृतीय सेक्शन में करेंगे। तो ये हमारा सिलेबस है हमारे पेपर का, और इस सिलेबस के संदर्भ में हम यही कह सकते हैं कि ये प्राचीन भारत की 200 ईसा पूर्व से लेकर एक लंबे समय स्पान में हमें इसमें डिस्कस करना होगा भारतीय इतिहास को लगभग 750 ईस्वी तक। और इस 200 ईसा पूर्व से 750 ईस्वी के मध्य
दिए गए जो भी बिंदु हैं सिलेबस के, उन बिंदुओं के संदर्भ में हमें भारतीय इतिहास को जानने समझने की कोशिश करनी होगी। तो जैसा कि हम आरंभ में डिस्कस कर रहे थे कि चूँकि अब हम एमए के विद्यार्थी हैं और हमें अपने विषय को बहुत डेप्थ में और बहुत सटीकता के साथ तथ्यात्मक रूप से जानना समझना होगा। तो ऐसे में जो प्रथम जो टॉपिक है, प्रथम जो बिंदु है हमारे सिलेबस का, सर्वे ऑफ द सोर्सेज फॉर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 200 BC टू 750 AD, 750 ईस्वी से 200 ईसा पूर्व से 750 ईस्वी के मध्य प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की एक रूपरेखा। तो ये जो हमारा बिंदु है बेहद इम्पोर्टेंट है। इस बिंदु के अंतर्गत हम ये जान पाएंगे कि हमें किन किन ऐतिहासिक स्रोत सामग्री का निर्माण अपने इस पेपर को जानने समझने के लिए करना है, और उस स्रोत सामग्री की अपनी क्या विशेषताएं हैं, क्या कमियां हैं, और किन पूरक स्रोतों का आपस में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनके माध्यम से हम एक सटीक और तथ्यात्मक इतिहास को सटीकता से और तथ्यात्मक रूप में जान समझ सकते हैं। तो आगे का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम भारतीय इतिहास के स्रोतों के विषय में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।